पिछले सत्र में वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए एक बिल आया। अब ये लगता है कि वो बिल इस सत्र में ना आते हुए आने वाले बजट सत्र में आएगा। तो जी। सरकार क्या वाक़ई में एक बहुत फूँक-फूँक के कदम रख रही है या फिर डर गई है? पूरा पाकिस्तान 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 10 लाख तो यहाँ पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो विपक्ष ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। एनडीए इंटैक्ट रहा और ये 240 के आने का प्रॉब्लम है। संविधान के ऊपर कानून बनाया गया, इसको आप सुपर कानून कह सकते हैं, कांग्रेस के द्वारा बनाया गया कि कांग्रेस जैसी पार्टी अगर सत्ता में हो तो आपका घर छीन सकती है और उसके लिए सिर्फ छीन नहीं सकती, उसके लिए कानून बना सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बड़ा फेमस किस्सा है, सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मुस्लिम वकीलों ने कहा कि भाई हमें फ्राइडे को नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है, यहां छोटा सा एक कमरा बनवा दिया जाए। ठीक है, बनवा दिया गया। बाद में आपको मैं बताऊं, इलाहाबाद हाई कोर्ट को वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा और लंबा केस लड़ना पड़ा और तब जाके साबित हुआ यार ये तो हमने ही भूमि दी थी। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज एक बार फिर हमारे साथ अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। अभिषेक जी का परिचय देना मतलब सूरज को दिया दिखाने के समान है, तो इसलिए मैं वो गुस्ताखी नहीं करूँगा। अभिषेक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। आपने आपके बिज़ी शेड्यूल में से हमारे चैनल के लिए, व्यूअर्स के लिए बात करने के लिए समय देते हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। अभिषेक जी, जैसा अभी सर्दी का मौसम शुरू हुआ है, सब लोग बड़े ठंड में ठिठुरने की एक शुरुआत है, पर राजनीतिक गलियारों में अगर देखें तो वहाँ सर्दी का कोई असर नहीं दिखाई देता। वहाँ पर बड़ी ही गहमा-गहमी है, बड़ी ही गर्मी है। फिर वो मुद्दों की गर्मी हो, विचारों की गर्मी हो या फिर संसद में आपसी टसक हो। उसी तरीके से हमने देखा कि पिछले सत्र में वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए एक बिल आया। फिर उस जी। बिल को सरकार ने बड़े ही एक सटल तरीके से जेपीसी को भेज दिया ताकि कोई मतलब और कोई गहमा-गहमी ना हो या वाद-विवाद ना हो। फिर जेपीसी की कई सारी मीटिंग्स हुई, उसमें भी हम लोगों ने देखा कुछ हाथापाई हुई, ग्लास तोड़े गए, मारा-पीटी के आरोप लगे, सब हुआ। अब ये लग रहा था कि वो बिल इस संसद सत्र में आएगा और जेपीसी की क्या रिकमेंडेशन थी उसके हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। पर अब ये लगता है कि वो बिल इस सत्र में ना आते हुए आने वाले बजट सत्र में आएगा। तो जी। सरकार क्या वाक़ई में एक बहुत फूँक-फूँक के कदम रख रही है या फिर डर गई है या फिर कोई बवाल नहीं चाहती है? पहले ही इतने बवाल हो रहे हैं तो उसमें एक और बवाल नहीं चाहिए, क्या है क्या इसके पीछे बैकग्राउंड? देखिए, कई चीजें हैं। सबसे पहले पॉइंट वाइज इसको समझते हैं। एक ऐसा कानून जिसके बारे में प्रधानमंत्री, जब महाराष्ट्र का इलेक्शन समाप्त होता है, बीजेपी जीतती है, उसके बाद विक्ट्री स्पीच में बोलते हैं ये कानून पूरी तरह से अवैध है। और बराबर। मैं मानता हूं ये कानून जो वक्फ बोर्ड है वो सुप्रीम कानून की तरह बना दिया गया जो संविधान से ऊपर है। क्योंकि आप देखिए, पूरा पाकिस्तान 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 10 लाख तो यहाँ पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ठीक है। बराबर। अब अब आप देखिए कि पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान देने के बावजूद उतनी ही भूमि यहाँ पर वक्फ बोर्ड के नाम पर दे दी गई मुसलमानों हुँ। को। और वक्फ बोर्ड, वक्फ की प्रॉपर्टी है क्या? पहले मोटा मोटी दर्शकों को पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, वक्फ क्या है। हुँ। तो वक्फ खुदा की प्रॉपर्टी होती है। पूरा जहां खुदा का प्रॉपर्टी है फिर तो। ठीक है, इसको ऐसे पहले समझे, बड़ी किताब के संदर्भ में समझना पड़ेगा कि खुदा की प्रॉपर्टी। अब मुस्लिम इंपेरर अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, उससे पहले आप देखिए स्लेव डायनेस्टी आई, खिलजी डायनेस्टी आई, तुगलक डायनेस्टी आई, तो इन्होंने जहां जहां शासन किया सब वक्त की प्रॉपर्टी है, सब वक्त की प्रॉपर्टी है। इसी कारण से आप देख रहे हैं कि 100 हद तो तब हो गई जब 1500 वर्ष पुराने गांव को क्लेम कर दिया गया, पूरे के पूरे गांव को, कि वक्त की प्रॉपर्टी है, जब इस्लाम भारत में ही नहीं आया था। और सिर्फ वहीं क्यों, तमिलनाडु से लेकर के, बिहार से लेकर के, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े कॉलेज को जो कि वाराणसी के अंदर है, जो 115 वर्ष पुराना है, उसको क्लेम किया गया। इससे पहले मैजेस्टिक से लेकर के एवेन्यू रोड जो बेंगलुरु के, उनको भी वक्त की प्रॉपर्टी क्लेम किया जा रहा है।
तो इतना अधिक पावरफुल बना दिया गया 2013 के अमेंडमेंट में वक्फ को कि वो जिस पर उंगली रखे वो प्रॉपर्टी उसकी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अब सरकार के सामने जब ये जेपीसी बैठी तो सरकार का काम था जेपीसी को देना, लेकिन जेपीसी का ये काम नहीं था कि एक एक मस्जिद मदरसा और मौलवी से मिल के मीटिंग करा के ये सबको कन्विंस करना है। क्योंकि आप ये समझिए, सबसे पहले कौन मौला कौन मौलवी मानेगा कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि यही तो लैंड जिहाद है। मानेगा नहीं मत, तो कॉन्सेप्ट है। तो पहली बात कि वो गलत कर रहे हैं तो मानेंगे नहीं, और दूसरी बात जब आपने इतना प्रिविलेज कानून उनके संदर्भ में बना ही दिया है तो कोई नहीं चाहेगा कि समाप्त हो या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट हो। तो समाप्त करना भी नहीं है, एब्रोगेट करना भी नहीं है। सरकार का काम था कि बस उसको एक ऐसी सरकार की बॉडी बना दे जिससे मुसलमानों का कंट्रोल समाप्त हो जाए। सरकार की भूमि होगी, बात समाप्त। कुछ ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो कई चीजें थी, तो विपक्ष ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। एनडीए इंटैक्ट रहा और ये 240 के आने का प्रॉब्लम है आपका, आपको टाइम लेना पड़ेगा। और कई लोग कह रहे हैं कि यू टर्न है, लंबा कर दिया गया, किंतु सरकार ने यह कहा नहीं कहा कि वो वक्त बिल अमेंडमेंट जो है वो नहीं लेके आ रही है ना, उसने ये कहा कि वो बजट सत्र तक लेके आएगी। तो मार्च से लेकर के अब अक्टूबर तक, सितंबर तक जो टाइम लगेगा, उस दौरान दिल्ली चुनाव भी तब तक कंप्लीट हो चुके रहेंगे। अब देखिए प्रॉब्लम यह है, सरकार एनडीए मेजॉरिटी में है, भाजपा मेजॉरिटी में नहीं है। ये दो अलग अलग चीज है। बराबर, सही है। अब दो अलग अलग चीजें, इसको लोग समझते नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पर जो भी हमला करना है, लेकिन आपको यह देखना चाहिए कि जेपीसी के अंदर जो मेंबर्स हैं वो कौन लोग हैं, उसमें किस टाइप के माइंडसेट के अधिक लोग हैं। तो भाजपा का नंबर, एनडीए का नंबर जेपीसी में भी ज्यादा है, लेकिन उन सेकुलरों का क्या करेंगे आप देखिए। इस वक्त बीजेपी को छोड़कर के तमाम पार्टी चाहती हैं कि इस नाम पर हिंसा हो, बवाल हो और सरकार घिरे, लेकिन सरकार हिंसा नहीं चाहती। आपने ऑलरेडी संभल में देखा जो प्रकरण हुआ। तो जेपीसी पर अच्छा, उसके बाद संघ का यह कहना था कि आप कानून में अमेंडमेंट में कम से कम इसको यह ले आइए कि कोई भी चीज जो है वो सिविल सूट को चला जाए। जैसे कि वक्फ ने क्लेम किया, मान लीजिए राहुल जी आपकी भूमि है और वो भूमि वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वो क्या जाता है, वो वक्फ ट्रिब्यूनल को जाता है। भाजपा और कई लोगों का यह मानना है कि ये वक्फ ट्रिब्यूनल को ना जाकर के आपको या मुझे कोर्ट में जाने का तो अधिकार है, और वक्फ ट्रिब्यूनल में जज उनका होता है, उनकी सुनवाई होगी उनके हिसाब से। ये तो भाई आप, ये तो इस देश के मेजॉरिटी हिंदुओं का आपने अधिकार ही छीन लिया, कोर्ट जाने तक का भी आप अधिकार नहीं दे रहे। तो सिविल सूट में एक बार पहुंच जाएगा तो ये क्लेम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये जैसे सिविल सूट में प्रॉब्लम है तो मुसलमानों को प्रॉब्लम क्या है। अब मान लीजिए 300 वर्ष पुरानी प्रॉपर्टी आपने कोई क्लेम की, उसके कागज तो आपके पास नहीं है, लेकिन आपने क्लेम किया है। अब जो उसका मालिक है, जिसके पास 100 साल पुराना भी कागज है, वो तो केस जीत जाएगा। तो टेक्निकली जो संघ बोल रहा हूं, जो वक्फ ने, समझ लीजिए यूपी में एक बार बात हो रही थी, वैसी ने बोला भी था कि 1,21,000 प्रॉपर्टी, उसमें से 1,12,000 के पेपर नहीं है। पेपर नहीं है तो मतलब वो किसके प्रॉपर्टी है, फिर सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। उनको भी ये बात समझ में आ रहा है कि सरकार किधर आना चाह रही है, और वक्फ और मुसलमानों की कम्युनिटी इस वक्त अलग अलग पार्टियों को मनाने के प्रयास में जुटी हुई है। और भाजपा भी अलग अलग लोगों को, कम से कम राज्यसभा में आप बहुमत में, लोकसभा में है, लेकिन वो एनडीए का बहुमत है। वो चाहती है कि आराम से सेटल डाउन होकर के बिना किसी दंगे फसाद की चीजें हो जाए, समाप्त हो जाए और ये अमेंडमेंट आए। देर सवेर देखिए, अब चूंकि टाइम बदल रहा है, महाराष्ट्र में अनप्रेसिडेंटेड रूप से हिंदुओं ने साथ दिया। अब तक अपने वोट का मूल्य हिंदू नहीं मांग रहा है, लेकिन कल से आप देखेंगे जब सिर्फ डिले हुआ है, हिंदू पूछ रहा है सोशल मीडिया पर कि भाई हमारा वोट का क्या, वोट हमसे लोगे और ये ऐसे करोगे, आपको इसी सेशन में पेश करना था। तो डिले पर भी सरकार घिर रही है। अब ये देखना है कि सरकार और जेपीसी इसको कब तक एज सुन एज पॉसिबल ठीक कर पाती है और टेबल करती है, उसके बाद ज्यादा चीजें समझ में आएगी। किंतु एक बात जो क्लियर है कि वक्फ संविधान के ऊपर कानून बनाया गया, इसको आप सुपर कानून कह सकते हैं, कांग्रेस के द्वारा बनाया गया,
और आश्चर्य की बात है कि हमारे पूर्वजों ने भी कभी विरोध नहीं किया। आज जितना हम प्रखरता के साथ इस चीज को लेकर के विरोध कर रहे हैं, 2013 में मुझे ये विरोध के स्वर नहीं सुनाई पड़े थे। यही पत्रकार जो आज टीवी चैनल्स पर डिबेट कराते हैं उस वक्त भी थे। ये सोशल मीडिया आ चुकी थी, ऐसा भी नहीं था कि सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं थी। ट्विटर पर उतने लोग भले ना हो, लेकिन फेसबुक पे हुआ करते थे। वक्फ में ये जो 2013 के अमेंडमेंट है जिसने वक्फ को इतना पावरफुल बना दिया, उसका विरोध कहीं नहीं था। आश्चर्य है कि इस कानून का विरोध उस समय नहीं हुआ था, और यही एक समाज का परिवर्तन होता है। आज समाज के प्रेशर में आने के बाद सब विरोध कर रहे हैं कम से कम, और हिंदुओं को यह बात समझ में आई कि कांग्रेस जैसी पार्टी अगर सत्ता में हो तो आपका घर छीन सकती है, और उसके लिए सिर्फ छीन नहीं सकती, उसके लिए कानून बना सकती है। जी बराबर। और ये जो आपने कहा कि वक्फ अगर किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करे तो आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ता है, और उसके अंदर वक्फ से रिलेटेड ही उनके लॉज चलते हैं, उनके रूल्स चलते हैं, और उनके जज वगैरह सब कुछ उन्हीं का होता है। तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आपके क्लेम को जस्टिफिकेशन या आपके क्लेम को प्रॉपर जस्टिस मिलना वो तो होता ही नहीं है। अभिषेक जी, मैंने कुछ चीजें और सुनी थी। ये ना सिर्फ हिंदू पक्ष या फिर दूसरे, इसमें कुछ समझदार लोग जो मुस्लिम पक्ष में भी हैं वो भी इस वक्फ की इतने ताकतवर होने का विरोध करते हैं। वो भी ये मानते हैं कि इसमें जो अमेंडमेंट जो सरकार चाहती है वो चीज ठीक है, बराबर है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा तबका ही क्यों ना हो, मुस्लिम पक्ष में भी ऐसे लोग हैं जो इसको अपडेट होना चाहते हैं। देखिए, वो नेग्लेजिबल हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। चलेगा वो जो अशराफ वर्ग रहेगा, और पशमंदा जो है उसके पीछे वो पत्थर उठा के दौड़ेगा। हमको वास्तविकता के धरातल पर बात करनी चाहिए। दो चार लोग जो बात करते हैं वो दरअसल वक्फ में सबसे अधिक प्रॉपर्टीज अगर किसी की गई है तो मुसलमानों की भी गई है। मुसलमानों की है। अब जिनकी प्रॉपर्टी गई है, जो केस लड़ते लड़ते परेशान है, वो तो चाहेगा ही कि अमेंडमेंट आए इन सब चीजों में, परंतु मोर और लेस इसको लेकर के एक राय बनाने की जो बात है, जो मैंने कहा कि कोई क्यों मानेगा इस सुपर कानून जब आपके हाथ में आ गया, तो कोई क्यों आप इस कानून को जाने देना चाहेगा? क्योंकि फाइनली कंट्रोल जिन लोगों का इस पे होता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। वक्त के पैसे से आप देखते हैं किस प्रकार के लोगों को मदद की जाती है, बचाया जाता है। जब चाहे तब आप भीड़ खड़ा कर सकते हैं। इसी सब चीजों के लिए तो पैसा यूज होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस्लाम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भारत के अंदर जो लैंड जिहाद चल रहा है, उसमें आप देखिए कि एक उदाहरण बताता हूं। एक कोर्ट था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बड़ा फेमस किस्सा है, सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मुस्लिम वकीलों ने कहा कि भाई हमें फ्राइडे को नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है, यहां छोटा सा एक कमरा बनवा दिया जाए। ठीक है, बनवा दिया गया। बाद में आपको मैं बताऊं, इलाहाबाद हाई कोर्ट को वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा और लंबा केस लड़ना पड़ा, और तब जाके साबित हुआ यार ये तो हमने ही भूमि दी थी। तो आप छोटा सा भी एक भूमि का टुकड़ा दे देंगे, वो क्लेम कर लेंगे। ये खतरनाक चीज है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये कह देते कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, और जब कोर्ट को उनके शरण में जाना पड़ता है, तो हमारी और आपकी क्या औकात है? ये इसलिए आवश्यक है कि हम इस चीज को समझें कि आपका वोट क्या कर सकता है। दरअसल अब जाकर के हिंदुओं के अंदर थोड़ी बहुत वोटिंग का एक सेंस पैदा हुआ है कि वोट किसको करना है, और कौन आपके साथ है, कौन आपके विरोध में है। तो ये आते आते समय लगेगा। अभी भी मैं कहता हूं हिंदुओं की जागृति है वो एक बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में, इसको यौवन तक प्राप्त करने में, युवा अवस्था तक पहुंचने में समय लगेगा। अब वक्फ के अंदर जो विरोध है, हिंदू तो सड़क पर नहीं जाएगा, लेकिन मुसलमान सड़क पर उतरेगा। क्या आपके पास पूरे देश में उसको कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म है? आप संभल में कंट्रोल नहीं कर पाए। आप देखिए, ठीक है, आप जारी कर रहे हैं तस्वीरें, पकड़ रहे हैं लोगों को, लेकिन पत्थरबाजी तो हो ही गई। और जब पुलिस के ऊपर हो सकती है तो आम हिंदू क्या करेगा? तो पूरे देश को एक भीड़ तंत्र के रूप में बदलने का जो ये इस्लामिक मॉड्यूल है वो बहुत डेंजरस है। इसीलिए वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट ऐसे करें कि वो खत्म ना करके सरकार की एक बॉडी लेके आए, और सरकार की बॉडी बना दे जहां पे इनका कोई अस्तित्व ना हो। सरकार सीधे सीधे ले ले सारी चीजें।
जी। बराबर। और इन सब चीजों में एक चीज हम लोगों ने ये भी देखी, बड़े प्रोमिनेंट तरीके से देखी, कि इन सब चीजों में झूठ बड़ा अच्छे से फैलाया जाता है। जैसा हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि संविधान खतरे में है और आरक्षण खत्म हो जाएगा, इन चीजों के जो झूठ बड़े अच्छे से फैलाए गए, उसका फायदा भी विपक्ष को बहुत अच्छे से मिला। उसमें उत्तर प्रदेश भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, महाराष्ट्र भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और भी कई जगह छोटा मोटा और फायदा मिला। उसी तरीके से जब पिछले बार जब इसको जेपीसी को सौंपा गया था, उस वक्त भी इससे रिलेटेड कई सारे ऐसे वीडियोस आए थे जहां पर बड़े बड़े स्पीकर के ऊपर मौलाना या फिर और लोग कॉलोनी में घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं कि आपकी मस्जिदें खत्म कर देंगे, आपके घर बार ले लेंगे, आपका जीना आराम कर देंगे, और भी पता नहीं क्या क्या। तो ये जो झूठ जो है वो सच से 17 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। तो ये उसी का फायदा उठाकर एक समाज में इस चीज की सही ऑथेंटिक जानकारी देने के बजाय, एक अगर मैं बड़े समझदार और पॉजिटिव माइंडसेट से अगर बात करूं, तो उसी में और कितना हम लोग घालमेल करके इसको कितना उलझा सकते हैं, कितना वैमनस्य पैदा कर सकते हैं, कितनी एक जहर और घोल सकते हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन को कितने एडवर्स पॉइंट पे ले जाके कितना खराब कर सकते हैं, जिससे प्रशासन को हैंडल करने में ज्यादा से ज्यादा परेशानी आए, उस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना सिर्फ इन स्कॉलर्स द्वारा बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा भी। तो ये चीज कितनी खतरनाक है एक पूरी सोसाइटी के लिए। देखिए, 2-3 आपने इसमें क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन कि फैलाने दिया जा रहा है झूठ, तो कौन फैलाने दे रहा है? ये काम तो प्रशासन का है कि जब सामने वाला ब्लंटली झूठ बोल रहा है माइक पर तो रोके। देखिए, प्रशासन ने मुसलमानों को चूंकि हमेशा से प्रिविलेज सिटीजन की तरह ट्रीट किया। आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, आप कभी बाइक से हेलमेट लगाए बिना जाइए, पुलिस वाला आपको रोकेगा। आप जालीदार टोपी पहन के जाइए, आपको पुलिस वाला नहीं रोकेगा। तो वो प्रिविलेज सिटीजन की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। अब जब माइंडसेट में ही है कि वो देश के बाप बनाए जा रहे हैं, तब तो फिर इसी प्रकार की चीजें होंगी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो कंट्रोल करना चाहते हैं, आप माइक पे इस प्रकार का कोई भड़काऊ भाषण देता है देशद्रोह के आरोप में, उसको जेल में डालिए, क्योंकि उससे दंगे हो सकते हैं। और जब पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका, पत्रकारिता कोई आवाज नहीं उठाएगा, तो ये चीजें आएंगी ही आएंगी आपके सामने, क्योंकि आपने डेमोक्रेसी के सारे मानक जो है उनके आगे झुका के रखे कि वो प्रिविलेज्ड है। इसी वजह से तो आप मंदिरों को अधिग्रहण करते हैं और वर्शिप एक्ट बनाते हैं। 2 कानून बने, एक वर्शिप एक्ट बना। अब वर्शिप एक्ट जो है वो हिंदुओं को कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं देता अपने मंदिरों के ऊपर, भले उन्होंने उसके ऊपर तोड़ के मंदिर बनाया। आप देखिए ज्ञानवापी को लेकर के, अगर वर्शिप एक्ट को कंप्लीटली फॉलो किया जाए, वो तो उसमें एक क्लॉज है कि अगर 1947 के पहले जो स्थिति थी मंदिर की या जो भी पूजा स्थल है, वैसी स्थिति रहती है, तो हम ये साबित करने नहीं गए कि मंदिर है मस्जिद, हम तो ये साबित करने गए हैं कि वो मस्जिद नहीं वो मंदिर है। इस वजह से हम कोर्ट जा पाए उस क्लॉज का प्रयोग करके, वरना आपका कोर्ट जाने का अधिकार लिटरली छीना गया था। और वक्फ बोर्ड में भी यही। तो जब आपका अधिकार ये छीनने का प्रयास हो कि आपको कोर्ट नहीं जाने दिया गया, न्यायपालिका नहीं जाने दिया, तो आप न्याय के लिए क्या करेंगे? अच्छा, आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो मुसलमानों के पास है कि वो हर फ्राइडे को मस्जिद में जाते हैं और मस्जिद में मौलवी सबसे पूछता है कि अच्छा आपके साथ क्या हुआ, और कोई समस्या सामने आती है तो आसपास के 3 मस्जिदों को इन्फॉर्म करके एक भीड़ को बुला के भेज दिया जाता है। 5000 की भीड़ कहीं कॉलोनी में चली जाती है और अपनी बात मनवा लेती है। आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि आपने मंदिरों को कोऑर्डिनेशन सेंटर नहीं बनाया, सिर्फ पूजा तक रखा। जबकि इस्लामिक जो है, मुसलमान जो है, वो सिर्फ और सिर्फ पूजा तक नहीं रहते। मैंने जैसे ही बोला कि वो एक रिलीजियस पॉलिटिकल विचारधारा है, तो वहां पर जब पॉलिटिकल विचारधारा है तो वो तो कॉन्कर करने के लिए पैदा हुआ। तो मुसलमान का अंतिम लक्ष्य जो है इस देश के लिए, वो कॉन्कर करना है, वो कर रहा है। आपको ये तो चेक करना है कि आप अपने परिवार की स्थिति वही देखना चाहते हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं 20 साल बाद? ज्यादा समय नहीं है आपके पास, 20 साल का ही समय, अगर जो चीजें अगर नहीं बदली गई तो। इस वजह से भाजपा पर भी आपको प्रेशर बनाना होगा। जो भी राष्ट्रवादी हिंदू का वोट लेगा, उस पार्टी को उत्तरदायी बनना पड़ेगा, उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। और
अब देखिए वक्फ बिल के जो अमेंडमेंट्स की बात हो रही थी, जो जिसमें पहला क्लॉज जो हमारे पास छन के आया था, ये अक्टूबर की बात है कि भाई इसको सिविल सूट में सारी चीजें ये ट्रिब्यूनल खत्म कर देंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल समाप्त हो जाएगा। अब ये सबसे बड़ा झटका होता मुसलमानों के लिए, वक्फ ट्रिब्यूनल समाप्त हो जाना। इसी वजह से विपक्ष के सभी नेताओं के साथ मुसलमान मिलकर के इसको डिले कराना चाहते हैं। जितना डिले होगा उनको टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा तो कुछ ना कुछ वो पेच घुसा देंगे जेपीसी में, कुछ ना कुछ क्लॉज बढ़ाएंगे। और मोदी सरकार के साथ प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी के अलावे, योगी जी के अलावे इतने बीजेपी में इस वक्त इफिशिएंट लोग नहीं है। जेपीसी में जो के अध्यक्ष हैं जगदंबिका पाल जी, वो पूर्व कांग्रेसी ही हैं, तो सेकुलरिज्म उनके अंदर भी है। तो इसी वजह से जब आप इस तरह की विचार से निकले होते हैं ना, तो आप विपक्ष के वैलिडेशन चाहते हैं, आप मुसलमानों का वैलिडेशन चाहते हैं, वो उस वैलिडेशन आपको मिलना ही नहीं है। और जहां मिलना नहीं है तो ये प्रयास व्यर्थ है, ये चीजों को सिर्फ डिले किया जा रहा है। जी बराबर। तो अब इसके बाद में ये चीज चूंकि अब ये चली गई है बजट सत्र पर, तो क्या बजट सत्र में वाकई में ये उम्मीद हो सकती है कि एग्जीक्यूट हो जाए, या वहां पर भी कुछ पेच फंस जाएगा और फिर आगे बढ़ जाएगी? अब ये एग्जीक्यूट कराना हिंदुओं के हाथ में। जितना भाजपा के ऊपर हम प्रेशर बनाएंगे कि भैया हमसे वोट लोगे तो करना पड़ेगा, हमको फर्क नहीं पड़ना वरना हम दिल्ली हरा देंगे। बिहार चुनाव में जाना है ना, अगर बिहार चुनाव के पहले तुमने नहीं किया तो बिहार चुनाव हरा देंगे। तो डर होना चाहिए ना। आप हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने ही वापस उस पुराने तेवर में नहीं आ सकते, सबका साथ सबका विकास, क्योंकि आपको सबका वोट नहीं मिला, आपको सिर्फ हिंदुओं का वोट मिला है। जिसका वोट उसका विकास आपको करना पड़ेगा, और अगर ये नहीं करेंगे तो भाई फिर आप उसके परिणाम भुगतेंगे। बराबर। अभिषेक जी, आज आपने इन चीजों को बड़ा ही एक प्रोमिनेंट तरीके से बताया, समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं और भी चीजों से रिलेटेड कुछ और अपडेट्स होंगे तो आपसे जरूर मिलके बात करने की कोशिश करेंगे। आज के समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय श्री राम।